नेताजी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? परसों जो है ढाका की सरजमी पे दोबारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं और उसकी तैयारी को लेकर के और जो एक विशेष अंदाज में हम लोग उनका स्वागत करने वाले हैं वो ये है कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश की अगर बात करें तो एक पार्टी की गुलामी खास करके हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं अगर भाजपा में अगर कुछ अंधभक्त हैं तो कुछ मेरे आरजेडी में भी अंधभक्त होते चले जा रहे हैं, कुछ उनको नज़र ही नहीं आता है। मेरी कल एक लोगों से बात हो रही थी, मैंने कहा कि भाई 2% वाले को डिप्टी सीएम बना दिया गया और 18% वाले को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तो कहते बनाएगा 14 तारीख के बाद बनाएगा। हमने बोला तो बनाएगा तो बोलने में क्या हर्ज है? तो नहीं बोलेगा नहीं, केवल बनाएगा। हम बोले भाई आंख पे पट्टी बंधा हुआ है। तो ये जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप देख रहे होंगे चुनाव का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग हाथ में और एक जंजीर बांध करके गुलामी की जंजीर का जो है सांकेतिक एक प्रयास है और काला झंडा काला गमछा लेकर के जो है हम लोग चल रहे हैं और दरी हम लोग के साथ चलता है, हम लोग दरी बिछाते रहते हैं। तो ये एक सांकेतिक मैसेज देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि एक बेहतर विकल्प अब आपके बीच में आया है, खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को। 18% की आबादी वाले भाई अगर आप अपनी ताकत को नहीं समझिएगा तो वैसे किसी न किसी के पिछलग्गू बने रह जाइएगा और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रह जाइएगा। नौजवान भाई मेरे जाग गए हैं, बुजुर्गों से जो है निवेदन है कि कम से कम आप भी जागिए। अपने भविष्य जो है, अपने भविष्य को गुलामी में बिताया आप लोगों ने, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करिए। तो ये ऐसे लगभग 1 दर्जन लोग जंजीर में वहाँ लिपटे रहेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच से उस जंजीर को हटाएंगे, खोलेंगे और उसके बाद हम लोग दरी को भी जला करके ये एक सांकेतिक रूप से मैसेज देंगे ढाका की सरजमी पे परसों कि भाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारी पार्टी AIMIM, जो एक नारा है हमारा कि अब अपनी पार्टी अपना वोट। मैं राजपूत समाज से आता हूं और कहीं ना कहीं हम भी भाजपा वालों के दरी ही बिछा रहे हैं, हमारे भी कोई इज्जत वहाँ है नहीं। तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, एक नया समीकरण जो खास करके ढाका विधानसभा में बनता जा रहा है, जिसमें दलित समाज, खास करके मुस्लिम समाज, राजपूत समाज, फॉरवर्ड समाज और हर वंचित समाज उसमें जुड़ता चला जा रहा है और ढाका में बदलाव की एक लहर है। तो एक शंखनाद होगा। जब आए थे पिछले बार ढाका में तो लाखों लोग ने, पूरे देश के लोगों ने जाना था कि एक ढाका एक जगह है जो कि पूर्वी चंपारण जिला में बसता है। अब तक लोगों को लगता था कि ढाका बांग्लादेश में बसता है। तो कम से कम हम लोगों ने एक पहचान दिलाने का काम किया ढाका को, वरना लोग अब तक ढाका को बांग्लादेश का ही ढाका समझते थे। दूसरा, कई ऐसे मुद्दे हैं। हम लोगों ने जब नॉमिनेशन अपना फाइल किया था तो उसमें भी आपने देखा कि हमारा नॉमिनेशन पब्लिक से राय मशवरा करने का था, हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था। तब लोगों ने तरह तरह के सवाल किए थे। मेरे एक भाई ने पूछा था कि क्या आपकी पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह चल रहा है कि आपके कोई नेता नहीं आ रहे हैं। हमने बोला कि भाई हमारा थीम जो है, हम अपनी रणनीति पे काम करते हैं और हमारे पास जो सुपरस्टार नेता है उसके सामने कोई दूसरा नेता या कोई फिल्म स्टार टिकता नहीं। तो उस दिन ढाका के खेल मैदान में 28 तारीख को 11 बजे 1 इंच भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने भी अब तक कोई रैली देखा होगा, किया होगा, आइए, आपको जो है क्रांतिकारी रैली का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। आप सब लोग आइए। हम लोग अभी बैठक बुलाए हैं। आज रात को हम लोगों ने जितने भी ढाका प्रखंड में ई-रिक्शा के चालक भाई लोग हैं उनके साथ आज रात्रि भोज है और जगह जगह हम लोग अपने पॉइंट्स बनाएंगे। हर पंचायत में हमारा एक, जैसे बच्चों का नहीं होता है बस स्टॉप होता है, वहीं से पिक किया जाता है, वहीं ड्रॉप किया जाता है। तो पूरे ढाका में हम लोग ऐसे ऐसे पिकअप पॉइंट बना रहे हैं और ये ई-रिक्शा से ही माध्यम से हम लोग, चूँकि गरीब की पार्टी है और गरीबों को साथ लेकर के चलते हैं, मैं खुद ई-रिक्शा पे ही उस दिन शुरू करूँगा सुबह 6-7 बजे से और सबको लेते हुए हम लोग ई-रिक्शा को करते हुए हम लोग ग्राउंड में पहुँचेंगे और एक मैसेज ढाका की सरजमी से देंगे कि जहाँ जहाँ भी AIMIM विकल्प के रूप में आपके बीच में है उसको चुनिए। जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ है आइए मिलकर एक शुरुआत करते हैं। आरजेडी वालों ने अपने हथियार को डाल दिया है। उनकी हरकतें जो आपने देखा, 20 सीटों पे लगभग आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से NDA को हराइएगा। कहीं कांग्रेस लड़ रही है, कहीं फ्रेंडली फाइट हो रहा है, ये सब नाटक है। मात्र 6 सीट हम लोगों ने मांगा था, लेकिन तो भी आपने जो है हमको देने का काम नहीं किया, हमको जलील करने का काम किया। आप मुकेश सहनी जी को इतना सीट देते हैं 2% वाले को, और अगर हम मुसलमानों की पार्टी कहे जाते हैं तो क्या हमको 6 सीट का भी अधिकार नहीं?
तो ये एक सांकेतिक रूप से लोगों को जगाने का, जो कुंभकर्ण का ये नींद है, एक लंबी बीमारी जो है समाज में फैलाई गई है आरजेडी और बीजेपी वालों के द्वारा, कि ध्रुवीकरण अगर होगा, हिंदू मुसलमान होगा, तो बिना विकास का कोई बात, बिना कोई विकास का मुद्दा किए हुए आपको वोट मिल जाता है आसानी से। तो मैं ढाका की जनता ही नहीं, पूरे इलाके के, चूँकि मैं शिवहर संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था, तो मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सब के लिए उनको दावत देता हूं, और ये हथकड़ी अपने हाथ में बांध करके आना है, हथकड़ी नहीं तो रस्सी बांध करके आना है, और काला पट्टा, काला गमछा, जो संभव हो, काला कुर्ता, काला कपड़ा जो है आप लोग पहन करके आए, या गमछा ओढ़ करके आए, और उसके बाद पहन करके ना आए, क्योंकि उसके बाद कार्यक्रम के बाद जब ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें को हम लोग जला देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कि आज के बाद अपने न बच्चों के भविष्य को, न अपने भविष्य को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रखेंगे। एक सांकेतिक रूप से मैसेज ढाका की सरजमी से होगा। गांधी जी की धरती रही है, गांधी जी ने पहला बुनियादी विद्यालय यहाँ बनाया था, तो निश्चित रूप से इस धरती से एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देंगे। मैंने पहले भी कहा कि राणा रंजीत सिंह एक बीमारी का वैक्सीनेशन है। ये जो बीमारी हिंदू मुसलमान घुस गया है, धर्म के आधार पर जो राजनीति किया जाता है, उस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। उस वैक्सीन को ढाका विधानसभा की जनता बनाने जा रही है, और उस वैक्सीन का नाम राणा रंजीत सिंह है, AIMIM है। उस वैक्सीनेशन का इजाद जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। आपको लग रहा है कि ये ढाका के लोग जो है आरजेडी और बीजेपी के गुलाम हैं? नहीं, बीजेपी के गुलामी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बात ये होती है कि आप अपना अधिकार, अपना हक पहले अपने घर में ढूंढते हैं, आप बाहरी से नहीं। बंटवारा जो होता है पहले अपने भाई से और अपने पटदार से जो आपके होता है उसमें बंटवारा किया जाता है, उसके बाद दुश्मन से लड़ा जाता है। क्या लगता है जिस तरह से ढाका विधानसभा में कुछ मुसलमान समाज का रूप है, ओवैसी साहब राणा रंजीत सिंह को ला करके यहाँ पर मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं, क्या इसकी हकीकत क्या है? देखिए, मुसलमान अकेले पिछले बार लड़े थे, जो कैंडिडेट यहाँ हैं। पिछले बार AIMIM नहीं लड़ी थी, तो आप जीत नहीं पाए। 10,000 11,000 वोट से आप हार गए। आप जीते हुए होते तो शायद ये सवाल वाजिब होता। तो आपने ऐसा क्या कर दिया है कि इस बार आपको पूरी जनता वोट दे देगी? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विपक्ष की भूमिका में आप शून्य थे। आपने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोला, और अभी आपने नारा बुलंद किया हुआ 1 महीना पहले कि भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है। इतने दिन तक आप चुप क्यों थे? विपक्ष की भूमिका में क्यों नहीं थे? तो ये आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। इस बार अगर हम लोग, चूँकि लड़ाई इस बार हमारी भाजपा से डायरेक्ट है, आरजेडी वालों ने तो हथियार पहले भी डाल दिया है। उनकी हरकतें बता रही, उनके नेता तेजस्वी यादव जी को कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंसा दिया गया है, और भाजपा वालों ने धमका दिया है कि अगले अगर चाहते हो कम से कम नेतागिरी चलता रहे, विधायक बनते रहो, नेता प्रतिपक्ष बने रहो, तो चुपचाप रहो आराम से। तो ये स्थिति हो गई है, इसलिए उन्होंने धनतेरस मनाने का काम किया। विशेष कोई अब चुनाव जीतने में उनकी रुचि और उनकी हरकतें, उनका बॉडी लैंग्वेज लग नहीं रहा। तो ये जो है, अगर भाजपा को रोकने का कोई काम करेगा तो वो AIMIM करेगा, क्योंकि AIMIM का कोई विधायक किसी भी खराब से खराब समय में भी किसी भी तरीके से भाजपा में शामिल नहीं होगा। ओवैसी साहब का आगमन ढाका विधानसभा में क्या प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, प्रभाव ये है कि ढाका को पहचान दिलाने का काम पूरे देश में पिछले एक कार्यक्रम ने किया। तिरंगा साफा बांध करके जिस तरीके से ओवैसी साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, तो एक एक मुसलमान भाइयों का सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हो गया, क्योंकि लोग संदेह की नज़र से मुसलमान भाइयों को देखते थे कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या सरहद पे लड़ाई हो, आप अगर मुसलमान हैं तो किस तरफ है। तो ये साबित किया हमारे बैरिस्टर साहब ने। और दूसरा, एक एक हिंदू जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा था बैरिस्टर साहब ने, किसी भी कट्टर हिंदू ने या कट्टर RSS वालों ने भी इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान को लताड़ने का काम नहीं किया था। रंजीत जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा को ढाका में MIM रोक सकती है, और कल प्रशांत जाए थे, आप उनको गुरु कहते हैं, वो कह रहे थे कि भाजपा को सिर्फ ढाका में जनसुराज के प्रत्याशी नहीं होता। देखिए, वो तो हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है अपने आप को साबित करने का प्रयास करता है। तो ये जो है, उन्होंने अपनी बात को रखा। जो निर्दलीय प्रत्याशी एक हैं चांद मोहन के, वो भी कह रहे होंगे कि मैं एक तरफा जो है चुनाव को जीत रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, हर कोई अपने आप को जो है अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें बोलता है। लेकिन हाँ, ढाका में अगर बेहतर विकल्प आया है, अगर जनसुराज में एक डॉक्टर है तो AIMIM में एक इंजीनियर और MBA किया हुआ एक नया लड़का है। तो अगर आप कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई आप पे विश्वास कैसे करेगा? आपने अतीत में क्या काम किया है?
आज अगर पूर्व विधायक जी कहते हैं कि भाई ये रोड नहीं बना, वैसा नहीं बना, तो आपको तो मौका मिला था ना, 5 साल का मौका तो मिला था आपको, तो आपने उसमें क्या कर दिया? तो पब्लिक जो है जानती है, आपके काम को देखा हुआ है। मोतियूर रहमान साहब के बेटा होने के अलावा दूसरी पहचान कोई आपकी है नहीं, कुछ आपने किया नहीं, उन्हीं के लगाए हुए फसल को काटा है, दोबारा कोई नया फसल लगाया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक संघर्ष करते लोगों के बीच रहते एक मौका आपको मिला था। एक एक व्यक्ति ने, हर समाज ने, मेरे राजपूत समाज के भाइयों ने भी एक तरफा उनको साथ दिया, मेरे ससुर जी ने एक तरफा जो है उनके साथ दिया, बम्बई के लोगों ने चंदा भी दिया, साथ भी दिया, लेकिन उसको लेकर के नहीं चल पाए। तो मौका संघर्ष में लोग रहते हैं, लेकिन पद मिलने के बाद अगर आप लोगों को लेकर के चलिएगा नहीं तो शायद दोबारा आपको मौका मिलता नहीं। सर, राणा रणजीत साहब जैसे ओवैसी साहब 28 तारीख को आ रहे हैं, क्या अगला दिन भी हो सकता था? जैसे पर्व का त्योहार का दिन था उस दिन क्यों? देखिए, ऐसा है कि पर्व उस दिन खत्म हो जाता है, सुबह के जो सूर्योदय होता है तो पर्व उसी समय खत्म हो जाता है। और एक मैसेज देना था कि ये जो अंधकार है, जगह जगह यहाँ पे केस मुकदमा में गरीबों को फंसाया जाता है। फुलवरिया की बात करिए, वहाँ पे एक एक मुसलमानों के ऊपर जो है केस करके लोगों को डराया गया है। मैं गहीं पंचायत अभी गया था, तो एक फेसबुक पे पेज चलता है, गहीं की आत्मा, तो कौन चलाता है भगवान जाने, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे दबंग लोग हैं, लगभग 20 से अधिक लोगों को उन्होंने अरेस्ट करा दिया थाना में कि आप ही पे चलाते हैं, शक के बुनियाद पे। पहली बात तो यह है कि ढाका थाना को साइबर वाला काम देखने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा कोई काम अगर होगा तो साइबर थाना मोतिहारी में है, वहाँ जा कर के किया जाएगा। तो गहीं पंचायत में मैं गया तो वहाँ भी आतंक है। आप चले जाइए सपही झटकाही में, तो वहाँ आतंक है कि अगर आप मेरे सपोर्टर नहीं हैं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँगा। ये ढाका में ये प्रशासन का गलत इस्तेमाल और इस तरह का केस मुकदमा का धमकी बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। लड़ना है तो लोकतांत्रिक अंदाज में लड़िए। तो ये केस मुकदमा का धमकी, केस मुकदमा का डर, चूँकि दलित भाई, मुस्लिम भाई पढ़ाई लिखाई कम किए रहते हैं, नियम कानून कम जानते हैं, लेकिन हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, बैरिस्टर के सिपाही हैं, नियम कानून कोर्ट कचहरी खूब बखूबी जानते हैं, लोकतंत्र की ताकत को भी जानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के हम लोग उनको अपने गार्जियन के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं, तो उनके बनाए हुए लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं। तो ये जो है, इस आतंक को हम लोग खत्म करेंगे। ये जो खौफ का आतंक है कि अगर आप मेरे सपोर्टर नहीं है तो मैं आपके ऊपर केस करा दूंगा, ये सारे दबंग लोग, छोटे दबंग, बड़े दबंग, इन सब का यही काम है। ये इसको सिलसिलावार खत्म करेंगे। अरे अगर आपका कोई विरोधी भी है, आपको आईना दिखा रहा है, तो उसको सकारात्मक रूप से लीजिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और बदलाव लोकतंत्र की खूबसूरती है। ढाका विधानसभा ने इस बार बदलाव का मिजाज बना लिया है। आप कितना हिंदू मुसलमान करते रह जाइए और जो है अपने जाति का जो है अपना वो चलाते रहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। ढाका ने बदलाव के लिए मन बना लिया है। पहले की स्थिति थी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अब राणा रणजीत सिंह के रूप में एक पढ़ा लिखा, एक बेबाक नेता के रूप में जनता ने उसको स्वीकार लिया है। आज मेरा विरोधी भी होगा तो इस बात को मानता है कि नेता में दम है, नेता जो है बोलता है बहुत सही बात। अब वोट जो है जाति की वजह से मैं नहीं दे पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर मानता है कि नेता के रूप में ढाका को अगर राणा रणजीत मिलता है तो आज जो आप लोग जैसे पत्रकार भाई, एक मंच के रूप में मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ। जिस दिन मुझे सदन में बोलने का मौका मिलेगा, बड़े सदन में, छोटे सदन में बोलने का मौका मिलेगा और एक पद पे रह करके बोलूंगा, उस समय मैं इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ पाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका विधानसभा की जनता मुझे ये मौका देगी और 28 तारीख के नेतृत्व में मुसलमान समाज ढाका में आपको नेता माना है, लेकिन क्या लगता है राणा रणजीत सिंह को हिंदू समाज क्या लगता है इसका सपोर्ट कर पाएगा? देखिए, प्रतिदिन अगर आप मेरे चुनावी कैंपेन में आएंगे तो आप देखिएगा कि मैं प्रतिदिन किसी दलित भाई के यहाँ नमक खा करके, एक रोटी खा करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करता हूँ। और मैंने कई लोगों को देखा, केवल मैं चला गया, कल मैं बिसरैया राजेपुर में जब गया तो केवल इतने मेरे जाने मात्र से उनके चेहरे पे इतनी खुशी हुई कि भाई आज तक कोई विधायक नहीं आया। नगर परिषद में कई इलाका है और सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि दिन में कोई बच्चा गिर के मर जाए, गाड़ी अगर रात को कोई चलता होगा तो निश्चित रूप से गाड़ी कब फंस जाए उसका चक्का। तो जिस भी दलित भाई के पास मैं जाता हूँ बहुत सम्मान मुझे मिलता है। दूसरा, जो मेरे राजपूत समाज के लोग हैं, खास करके आप छठ के बाद देखिएगा बादल फटेगा, एक एक मेरा समाज का आदमी बाहर निकलेगा। उनको जानबूझ करके रणनीतिक रूप से मैंने रोका था, क्योंकि पहले से अगर मैं निकालूंगा तो भाजपा वाले तरह तरह का अपना हथकंडा अपनाएंगे कि अरे भाई किनके चक्कर में फंस गए, ये दाढ़ी वाले टोपी वालों के चक्कर में मत फंसो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की चीज़ें करेंगे। तो कुछ चीज़ें रणनीतिक रूप से की जाती है, अंदर ही अंदर काम किया जा रहा था।
अब जब आचार संहिता आ गया, चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे राजपूत भाई AIMIM का झंडा ले लेंगे, AIMIM की सदस्यता ले लेंगे, लेकिन एक बदलाव के रूप में, चाहे वो अपने बेटा भतीजा के रूप में मुझे स्वीकार रहे। मैं कई जगह घोड़ा सहन के अपने भाई अपने समाज में गया, ढाका में गया, एक तरफा जो है लहर है, चूँकि उन्होंने बोला कि भाई कोई विकल्प नहीं था और आप अकेले हमारे समाज के अगर आज निकल के आ रहे हैं, एक उभरता हुआ नेता है, आपके पिताजी को देखा है, वही संस्कार और वही बात, वही लड़ने की ताकत, गरीबों के लिए बोलने की आदत, वो हम लोग को पसंद आ रहा है और नेता के रूप में हम लोग आपको बढ़ा रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिएगा, छठ खत्म होने दीजिए, बादल फटेगा, जो भी लोग कहते हैं कि समाज कितना मेरे साथ है कि नहीं है, वो आपको देखने का मौका मिलेगा। सर, आप इसी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और आपने एक नारा दिया था लवली आंदोलन के खिलाफ कि बाहरी भगाओ और शिवहर लोकसभा को बचाओ, तो यही नारा का उपयोग आपके विपक्षी दल कर रहे हैं कि राणा रंजीत बाहरी है तो बाहरी भगाओ। क्या बोलेंगे सर आप इससे? ऐसा है कि जो मेरे विपक्षी हैं लालू जी या RJD वाले, उनसे सवाल करिए कि आज तक लालू जी का परिवार कभी गोपालगंज से चुनाव क्यों नहीं लड़ता है। आज तक इतने लोग चुनाव लड़े, राबड़ी जी लड़ी, लालू जी लड़े, तेज प्रताप लड़े, तेजस्वी लड़े, गोपालगंज से क्यों नहीं लड़े। तो ये लोकतंत्र इसको अलाउ करता है। हम लोग आए थे और जनता ने उसमें इस बात को इनकार ही किया कि बाहरी भगाव वाला जो है मुद्दा कहीं ना कहीं वो नहीं चल पाया। तो मैंने भी समझ लिया कि भाई लोकतंत्र जो है उसमें अलाउ करता है और जनता के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक अच्छा नेता, मजबूत नेता, लड़ने वाला नेता होना चाहिए। और मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मेरा घर यहाँ से 20 मिनट के भी रास्ते पे नहीं है। मैं कोई सहरसा से और मैं कोई दूसरे जिला से नहीं आ रहा। मेरा घर बिल्कुल यहाँ से 15 मिनट के रास्ते पे है। मेरा ससुराल यहाँ है और मेरे पिताजी इस इलाके के सांसद रहे, तो कर्म भूमि के रूप में ढाका जो है निश्चित रूप से उनका रहा है और उनके लोग यहाँ रहे हैं। मेरे परिवार, मेरे पिताजी से जुड़े हुए लोग रहे, तो निश्चित रूप से उस परिवार को और आगे बढ़ाना, उनके सुख दुख में खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है।